और जैसे ही हम इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करते हैं, तुरंत उसी वक्त इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के चारों ओर इस तरह से ये हो जाए। और ये डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? डायरेक्शन आपकी तरफ होगी अगर ये पॉइंट P यहाँ पर है, और अगर ये पॉइंट P यहाँ पर है तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। हम पहले ही देख चुके हैं कि जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। वायर के चारों तरफ इस्टेब्लिश हुए इस मैग्नेटिक फील्ड को कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल शेल बना लेते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ दीज लाइन्स ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड शेषनाग फार्मूला। इस राइट हैंड शेषनाग फार्मूला को कंपास नीडल की मदद से वेरीफाई किया जा सकता है। ये एक सर्कुलर कॉइल है और ये उसकी एक्सिस है। एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, चाहे राइट साइड में ले लूँ या लेफ्ट साइड में ले लूँ, किसी भी एक पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका। ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया है, और हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ पर लिया हुआ है? इसकी एक्सिस पर लिया हुआ है। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, कहीं पर भी कोई एक पॉइंट लेना है हमको। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लीजिए यहाँ पर है, तो पता लगाना है कि यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का। तो सबसे पहले देखें कि ये सर्कुलर कॉइल बनती कैसे है। ये देखिए, ये मैंने क्या लिया? कंडक्टिंग वायर लिया, और ये कंडक्टिंग वायर की वाइंडिंग होगी इस पर, इस तरह से। तो हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से इस इलेक्ट्रिक वायर को इस रिम के चारों तरफ लपेटते जाइए और काउंट करते जाइए। दिस विल बी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। तो इस तरह से हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर को एक सर्कुलर लूप के रूप में मॉडिफाई कर दिया है और कार्डबोर्ड में इस तरह से फिट किया है। अब एक एमीटर से कनेक्ट किया। नाउ बैटरी, की एंड रियोस्टेट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमने कुछ आयरन फाइलिंग्स यानी कि लोहे का पाउडर, लोहे का बुरादा लेकर के इस कार्डबोर्ड के ऊपर फैला दिया और रियोस्टेट को एडजस्ट करके 2 एम्पियर की करंट इस वायर से फ्लो होने दी। अब इस फ्लो होती हुई करंट को आप देख रहे हैं कि दोनों आर्म की करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, म्यूचुअली अपोजिट। और साथ में हम इस कार्डबोर्ड को अगर इस तरह से टैप करते हैं तो ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं, और इस तरह से सर्कुलर लूप के अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो गई है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया है, जो कि कार्डबोर्ड के ऊपर की फाइलिंग्स के माध्यम से हमें पता चल रहा है। और साथ ही राइट हैंड थंब रूल से हमें करंट की डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी मिल रही है। इसी सर्कुलर कॉइल के लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई है और मैग्नेटिक फील्ड भी पीछे से निकल करके हमारी ओर आ रहा है। सामने की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रही हैं। इस तरह से इस कॉइल के जो ये बीच वाला रीजन है, कॉइल के अंदर का रीजन है, इसमें हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किस तरह से पीछे से निकल करके हमारी तरफ आ रही हैं।
Now we are able to see the magnetic lines of forces produced by this current carrying circular loop. हम देख पा रहे हैं इन्हें और ये महसूस कर रहे हैं कि सर्कुलर लूप के सेंटर पर ऑलमोस्ट मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर हैं। इसका मतलब सेंटर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा और इसकी एक्सिस पर या इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। साथ ही साथ यह परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर लूप होगा। और अगर करंट की वैल्यू 2 एम्पियर से बढ़ा करके 6 एम्पियर कर दी जाए और इस कार्डबोर्ड को बहुत ही आराम से टैप किया जाए तो इस पर फैली हुई ज़्यादा से ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स और ज़्यादा अलाइन होंगी और सेंटर पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर हम रेडियस इंक्रीज करते हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की रेडियस इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी और साथ ही साथ ये हम महसूस कर पा रहे हैं कि ये जो सर्कुलर कॉइल के बीच का रीजन है ये पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं और इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। हमारी तरफ आ रही हैं सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और अगर हम क्लॉक रूल अप्लाई करते हैं तो आप देखिए जिस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और सर्कुलर लूप के अदर साइड में जाकर देखें तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, जो कि हम देखें तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से एंटर कर रही हैं। और इस तरह से क्लॉक रूल अप्लाई करने के बाद हम पाते हैं कि लेफ्ट साइड में आप देखिए नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल बन गया क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और राइट साइड में अगर हम देखते हैं यानी इस कॉइल के पीछे तरफ जाकर के देखते हैं तो यहाँ पर साउथ पोल। ये एक सर्कुलर कॉइल है तो इस कॉइल में आप देख सकते हैं ये कॉइल का सेंटर है। तो हम अब देखना चाहते हैं कि कैसे इसके सेंटर पर और इसकी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है। ये देखिए ये इसकी एक्सिस है और ये सेंटर है, यहाँ पर सेंटर। तो बस करंट फ्लो करने की देर है और आप देखेंगे कि यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये देखिए मैं कनेक्शंस इसमें ये कनेक्टिंग वायर्स ओके, ये बैटरी एलिमिनेटर, ये मैग्नेटिक कंपास और ये देखिए मैंने ये लगा दिया है। अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है क्योंकि ये स्विच ऑफ है। अब देखेंगे ये स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है। ठीक है, ये देखिए ये डिफ्लेक्शन मिला हमको। ओके, ये स्विच ऑफ और ठीक इसी तरह से अगर हम लोग ये तो अभी आपने क्या देखा, इसके सेंटर पर देखा है। ये हम चाहते तो इसकी एक्सिस पर भी इस तरह से चल सकते थे और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख सकते थे। ये सर्कुलर कॉइल तैयार हुई। इस सर्कुलर कॉइल के ये दोनों फ्री एंड्स को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और फिर क्या होगा, क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी इससे। और जैसे ही इस सर्कुलर कॉइल से करंट फ्लो होना शुरू होती है तो इसके चारों तरफ फिर क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से, ये देखें अभी आप इस तरह से देख सकते हैं। इसे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल को आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। ये जो बोर्ड में आप देख रहे हैं, बोर्ड में इस तरह से ये रखी हुई है।
ठीक है। ओके, ये मानते हुए कि ये दोनों फ्री एंड्स बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो चुके हैं और इस सर्कुलर कॉइल के अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। आप ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं कि जब कभी भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है और इसका मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है। यहाँ पर भी है, ये देखिए, ये थंब, यह आपकी तरफ से, ये डीएल और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये ओके। तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया है। यू हैव मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एवरीवेयर, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपने चुनाव किसका किया? आपने इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की एक्सिस का चुनाव किया और इसकी एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कहीं पर भी। यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं, आप यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं। सो यू कैन डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। अगर मैं इसी तरह से चलता रहा तो इसके सेंटर पर पहुंच जाऊंगा। सो यू विल हैव मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर ऑल्सो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, एक बार मैं आपकी तरफ भी इसे घुमा के दिखाता हूं, ये देखिए इस तरह से। अब इस वक्त क्या प्रॉब्लम है, you can see this current carrying circular coil but you can't see its axis now completely। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं बोर्ड पर जो डायग्राम बना हुआ है वो इस तरह है। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की एक्सिस के इस पॉइंट पर ये हम क्या करने जा रहे हैं, आपको पता चल चुका है। आप जान चुके हैं कि इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया है ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्कुलर कॉइल। तो चारों तरफ तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है। हमने एक पॉइंट का चुनाव किया है और ये पॉइंट इसकी एक्सिस पर है और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है हमें। अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ any small part of current carrying conductor dl is given by dB is equal to I dl sin theta upon r square। ये जो पॉइंट है एक्सेस में कहीं पर भी हो सकता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं पर भी हो सकता है। हम एक ही काम करेंगे, ये देखिए ये डीएल, हमें क्या करना है, डीएल लेना है, ठीक है। डीएल अब कहाँ पर लेना है हमको, इसके सर्कमफेरेंस पर। छोटे छोटे डीएल हम लोग लेकर के चलेंगे। ये देखिए डीएल डीएल डीएल, इस तरह से अगर हम नीचे आते हैं
तो जस्ट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमको नीचे वाले डीएल का। तो ये ऊपर वाला डीएल लेकर के हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाएंगे और एक ही डीएल को लेकर के हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा करके फिर उसे पूरे सर्कुलर लूप के लिए हम उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी एक डीएल का चुनाव करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मैं सबसे ऊपर वाला डीएल ले रहा हूँ। ये डायग्राम 2 डायमेंशनल है, जो कि हमें पूरी तरह से उन बातों को नहीं समझा पाएगा जो हम समझना चाहते हैं। यहाँ पर ये डीएल हमने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक डीएल ये लिया गया है, स्मॉल डीएल ए बी। So we have taken a very small part of current carrying conductor AB on its circumference. Now we would like to know the magnetic field of this small current carrying conductor at point P. This is our point of observation P. यहाँ पर हमें पता लगाना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसका, इस पूरे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का नहीं, बल्कि इस पूरे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के केवल स्मॉल पार्ट डीएल का, ये छोटे से टुकड़े डीएल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर ये पहले पता लगाना है। तो ये तो बहुत आसान है। क्या चाहिए हमें, डीएल चाहिए, जो कि है करंट आई ऑलरेडी इसमें फ्लो हो रही है, आर ये है वो डिस्टेंस आर। अब बात आती है थीटा की, थीटा क्या होगा। तो आपने देखा है ऑलरेडी कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होती है और आप कोई भी इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं डीएल, तो ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक इस डीएल के सामने हो। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहीं पर भी हो सकता है। ये देखिए, ये P और ये इस वक्त ये एंगल थीटा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें मालूम ही है, राइट हैंड थंब रूल से हमने ऑलरेडी निकालना सीख लिया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बट ये थीटा की वजह से यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम तो नहीं होगा। मैक्सिमम कब होगा, हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां लेना होगा। पॉइंट P जब यहां पर होगा उस वक्त ये जो एंगल है now this angle is 90 degree and at this point now you will get maximum magnetic field. तो किसी भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के लिए एंगल थीटा की वैल्यू डीएल एंड आर के बीच में बनने वाला ये जो एंगल है ये थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। जनरली होता क्या है, ये देखें आप, ये अगर हमने देखिए इस तरह से अगर हम एंगल चेंज करते जाएंगे तो थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी। थीटा की वैल्यू देखिए कम होती जा रही, थीटा की वैल्यू अगर कम होगी तो साइन थीटा भी कम होगा, और साइन थीटा कम होगा तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इतना नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना नहीं होगा, ये कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना होगा, ये 90 डिग्री करना होगा इसे। तो किसके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री है तो फिर मान लीजिए कि आपको जो ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
मैक्सिमम होगा इस पॉइंट के लिए। ओके, अगर फिर आर की वैल्यू को अगर आप डिक्रीज करते हैं तो ये और ज़्यादा होगा ये। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और वो भी ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा चाहिए तो ये ध्यान रखें आप कि साइन थीटा की वैल्यू 1 होना चाहिए। और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर दिस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। और ये थीटा कहाँ पर है इस समय, ये थीटा हमारा ये है। आप देख रहे होंगे ये थीटा 90 आपको महसूस नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा ये मोर देन 90 डिग्री, या आपको कुछ और महसूस हो रहा होगा। बट इस डायग्राम को देख करके तो ये थीटा 90 डिग्री है ये आप नहीं कह सकते। लेकिन हम देखते हैं जो एक्चुअल फिजिक्स है हमारी वो यहाँ पर है, यहाँ नहीं, रियल फिजिक्स यहाँ पर है। तो देखते हैं ये कैसे 90 होगा। सबसे पहली चीज आप देखिए कि ये जो डीएल आपने लिया है ये इस तरह से लिया है डीएल आपने, ओके। और जब आपने डीएल लिया है ये, तो ये आर है और ये डीबी, ये मैग्नेटिक फील्ड है। फिलहाल इसमें क्या है, एक ही बात है कि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है और इस वक्त हम यहाँ पर हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहाँ पर है, तो हमको इस पॉइंट को यहाँ ले जाना होगा। क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहली चीज़ आप देखें, इस पार्ट को, डीबी वाले पार्ट को मत देखिए, ये देखिए, ये। अब बताइए ये कितना एंगल है, ये देखिए। अब आप ये डीएल को देखिए, आर को देखिए और मुझे बताइए कितना एंगल है, 90 दिख रहा है या नहीं, ओके। तो ये कितना है, 90 डिग्री। मैं कहीं भी ले जाऊं इसको, इसके सरकमफ्रेंस में मैं कहीं पर भी ले जाऊं इसको, कोई भी डीएल ले लूं, कहीं का भी डीएल ले लूं, ये एंगल हमेशा क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा अभी वही होगा, डीएल एंड आर। और ऐसा है, देखिए मैं इसको कहीं पर भी ले जाऊं, ये देखिए, ये कहीं पर भी ले जाऊं, इस तरह से कहीं पर भी ले जाऊं, ये एंगल तो क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो करना क्या है हमें, सबसे पहले देखिए क्या करना है। यहां पर ये डीएल लिया आपने, अब ये मैग्नेटिक फील्ड, अब आप सब ये देखिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस समय कहां पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहां पर है, इस पॉइंट पर है जिसको मैंने ये पकड़ के रखा हुआ है। आप इसे लेकर के आइए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में, ये आप देखिए, ओके। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो बहुत आसान है। ज़रूरी बात यह है कि मैं दो तरीके से आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये मैं पहुंच गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर, ओके। और इसी चीज़ को फिर मैं क्या करता हूं, अभी देखिए इसको फिक्स करता हूं एक जगह पर। ओके, आप लोग सब कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं, हर एक बात साफ दिख रही है। ये देखिए, ये जो मैंने पकड़ करके रखा हुआ है ये डीएल, वो डीबी आपको दिख रहा है, मैं इसे घुमा रहा हूं, ये। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एंगल कितना है, आई वॉन्ट टू नो कि ये एंगल कितना है। तो अब आप कह सकते हैं कि सर ये एंगल 90 डिग्री, ये देखिए, ये फिर से उठा के मैं दिखा रहा हूं, ये 90 डिग्री।
तो फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हमने ये देख लिया कि इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के केवल स्मॉल पार्ट को हमने लिया डीएल को, और इस डीएल से हमने कितनी डिस्टेंस ली है, आर। ये आर डिस्टेंस पर हम पहुंच गए और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, डीबी। डायरेक्शन ये है। अब बच्चों ये बताओ कि अगर मैं नीचे पहुंच जाता, जस्ट इसके नीचे वाले डीएल को ले लेता, ये, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस तरफ होता, डीबी यहाँ होता। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डीएल आप देख पा रहे हैं, डीएल इस तरह से, ऐसा नहीं है डीएल, डीएल इस तरह से, और ये हम पहुंचेंगे इस पॉइंट पर, ये है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये डीबी। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम ये डीएल लेते हैं, नीचे वाला डीएल लेते हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा ये इस तरह से। ओके, ये देखिए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आप समझ गए हैं, और ये भी आप जान गए हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर डीबी की जो डायरेक्शन होगी, या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितनी होगी। मैग्नीट्यूड ये है, ये देखिए, ये साइन थीटा, साइन 90 इक्वल टू 1। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है इस पॉइंट P पर, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 वेक्टर dl एंड r, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बना, ये हमने देखा। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन किसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसका है, इस पूरी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का नहीं है, बल्कि इसके एक स्मॉल पार्ट का है। ठीक है, और कहाँ पर है ये मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट P पर। ओके, तो बच्चों याद रखें इस बात को कि दिस इज करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, हमने इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट P लिया है, वहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड होगा इसके स्मॉल पार्ट dl के मैग्नेटिक फील्ड का, वो ये हमने निकाल लिया। और डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन भी अभी हमने देखी 90 डिग्री पर। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस, और जब आप देख रहे हैं ये एंगल फाई है, तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एंड दिस वन विल बी 90 माइनस फाई। और ये आप पहले से जानते हैं कि R और dB के बीच में 90 डिग्री होता है, तो दिस एंगल विल बी फाई। इस डायग्राम की सिमेट्री है कि जो कुछ आप एक्सिस के ऊपर देखेंगे वही सब कुछ आपको नीचे दिखेगा, सब कुछ नीचे वैसा ही होगा। तो अब फिर देखते हैं हम नीचे का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है,
ठीक इसी तरह से हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही डीबी बनने वाला है। ये देखिए यहाँ भी फाई है, दिस इज ऑल्सो फाई, दिस इज वेक्टर डीबी। मैग्नेटिक फील्ड किसका? नीचे वाले डीएल का मैग्नेटिक फील्ड ये है। आगे हमें क्या करना है? आगे हमें ये देखना है कि ऐसे और भी डीएल हैं, तो सभी डीएल का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा। तो सभी डीएल का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। ये देखिए, ये है इसका, नीचे वाले का ये है। तो मैं आपको बिल्कुल सामने से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक कोन बनेगा। ये एक इस तरह से ये देखिए एक कोन बनने वाला है। वन, नीचे वाले का ये, इस साइड वाले का इस तरफ होगा, इस तरफ वाले डीएल का ऐसा होगा, इसी तरह से। तो ये एक इस तरह का कोन बन जाएगा, ठीक है। और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस। जो फाइनल, जो लास्ट में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, वो इसकी एक्सिस के अलोंग ही होगा, डायरेक्शन ये होगी। तो चलिए हम देखते हैं आगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन दिख रही है आपको। इस पॉइंट P को लेकर के हम यहाँ पर आते हैं तो क्या पाते हैं? dB phi। नाउ ये जो मैग्नेटिक फील्ड dV आप देख रहे हैं, वेक्टर dV आप देख रहे हैं, इसके हमें 2 कंपोनेंट्स करने होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, फाई एंगल यहाँ पर है, आप ध्यान रखिएगा, फाई यहाँ है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा dB cos फाई। और इसी वेक्टर dB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दिस विल बी dB sin फाई, ठीक है। तो हमने इस वेक्टर dB के 2 कंपोनेंट्स किए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dB sin फाई और वर्टिकल कंपोनेंट साइन फाई। ठीक इसी तरह से जो नीचे dl है और इस dl का जो मैग्नेटिक फील्ड dB है, इसके भी हम 2 कंपोनेंट्स करेंगे, इसके भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करेंगे। तो जो नीचे है वो dB ये है, और इसके वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वर्टिकल
कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा, और ये होगा dB cos phi। और इस वेक्टर dB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओवरलैप करेगा पहले वाले dB sin phi पर, और ये होगा dB sin phi। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में केवल कितने डीएल लिए, एक ऊपर वाला डीएल लिया और एक नीचे वाला। ऊपर वाले डीएल का जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो ये डीबी है, नीचे वाले का ये डीबी है। दोनों डीबी के हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स किए, और जब एक बार कंपोनेंट्स हम लोग कर लेते हैं तो फिर लास्ट में हम क्या पाते हैं, ये देखिए, ये हमने जब किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स निकाल लिए हों तो फिर उसके रहने की आवश्यकता नहीं है। वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने के बाद हम उसे हटा देंगे। तो वेक्टर डीबी को मैंने हटा दिया है, दोनों वेक्टर डीबीज को मैंने हटा दिया है। हटाने की वजह कि मैंने इनके कंपोनेंट्स कर लिए हैं। अब आपके सामने देखिए क्या चीज़ दिख रही है, आपके सामने एक चीज़ बड़ी साफ दिखाई दे रही है कि वर्टिकल कंपोनेंट dB cos phi of this vector dB and vertical component of this dB both are equal and opposite। तो ये dB cos phi और ये dB cos phi दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और फाइनली फिर क्या मिलेगा आपके पास में, फाइनली फिर आपके पास में होगा तो हमने क्या किया, लास्ट में हमें क्या रिजल्ट मिला, लास्ट में हमें एक ही रिजल्ट मिला कि ये जो डीबी आपने कभी देखा था, ये डीबी इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए और केवल बचे क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो ये तो केवल कितने डीबी साइन फाई, ये ओनली 2 डीबी साइन फाई है। जबकि इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में बहुत सारे डीएल होंगे, जितने डीएल होंगे उतने ही क्या होंगे, उतने ही डीबी साइन फाई होंगे, और सारे डीबी साइन फाई मिल करके केवल एक ही तरफ अपना इफेक्ट, एक ही तरफ अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, एक ही तरफ अपना असर दिखा रहे हैं। सारे डीबी साइन फाई, ये सारे डीबी साइन फाई ये तो केवल 2 डीएल के हैं। तो क्यों ना हम एक काम करें, अब जो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिला वो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी B इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल डीबी साइन फाई। ठीक है, 1 dB साइन फाई, 2 dB साइन फाई, 3, 4, 5 जितने सरकमफेरेंस में हमारे होंगे और सब पेयर में होंगे dB साइन फाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इस पूरे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड इसी की एक्सिस के उस पॉइंट P पर निकालने जा रहे हैं, यहाँ पर। तो हमें क्या करना होगा, हमने ये dl लिया, इसके बाद ये dl अगर हम लेते हैं तो इसके साथ ये dl आएगा। ये देखिए इस तरह से सारे dl हमने ले लिए, पूरे dl ले लेंगे तो क्या होगा, सभी dl से हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ये dB sin phi, dB sin phi। Finally you will have a strong magnetic field। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा,
ये होगा B, और ये जितने भी dB साइन फाई हैं सारे dB साइन फाई ऐड हो जाएंगे, सारे dB साइन फाई ऐड होकर के क्या बनाएंगे, B, नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पर। और ये है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड dB साइन फाई। अब dB कहाँ से लाना है, सो दिस विल बी, हम चाहे सिग्मा लिखें या इंटीग्रेशन, बात एक ही है। देखिए हमने क्या किया था हमने अभी क्या किया था, 1 dB, 2 dB, 3 dB साइन फाई, 4 dB साइन फाई, इस तरह से हम ऐड कर रहे थे। तो हमने क्या किया था, समेशन लिया था। अब हमने सभी को ले लिया, बहुत छोटे छोटे dl होंगे, अब सभी को ले लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस समेशन की जगह हम क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन। ओके, सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन फाई, और ये जो dB है वो यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर, और ये साइन फाई हमारे पास यहाँ पर है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप dB की वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद, जो कि ऑलरेडी पहले से ही मैंने जो कि पहले ही आपको बताया गया था कि ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट P पर, और सिग्मा को हमने हटाया क्योंकि पहले हम एक dl ले रहे थे। तो हमने कहा dB साइन फाई प्लस dB साइन फाई प्लस dB साइन फाई। अब ये dl बहुत छोटे छोटे होंगे, तो इसलिए हमने सिग्मा को हटा करके इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर ले लिया है। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे जितने भी कांस्टेंट्स होंगे सारे कांस्टेंट्स हमारे इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे। साइन फाई भी बाहर होगा क्योंकि ये एंगल बदल नहीं रहा है इस पॉइंट P के लिए, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P के लिए फाई की वैल्यू कांस्टेंट है। तो सब कुछ हम इससे इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, और बाहर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, ये होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में केवल क्या बचेगा, dl। और ये आपको मालूम है ये dl सारे dl ऐड होकर के क्या होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू 2 पाई r, तो r की जगह पर क्या है, a, तो ये हो जाएगा 2 पाई a। सो इंटीग्रेशन ऑफ dl will be equal to 2 pi a, and this sin phi in this triangle, sin phi is equal to perpendicular upon hypo, so this will be sin phi is equal to a by r। और r स्क्वायर का क्या करेंगे, r स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से होगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करना हमें, इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 पाई है, साइन फाई की जगह पर a बाई आर, और r स्क्वायर की जगह पर ये। और ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें फाइनल फार्मूला क्या मिलेगा, आप भी निकालिए इसे, आप भी सॉल्व करिए और देखिए ये फाइनली ये आएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नाउ दिस इज आई इनटू साइन फाई ए अपॉन आर, और नीचे पहले से ही आर स्क्वायर है, तो दिस विल बी व्हाट, आर क्यूब, एंड दिस इज 2 पाई ए। हमें मिलता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। इसके बाद इसमें एक चीज आएगी कि हमने ये जो कॉइल ली थी, आपको याद होगा
जब हमने ये सर्कुलर कॉइल ली थी तो ये वायर्स के हमने कितने चक्कर लपेटे थे, नंबर ऑफ टर्न्स वो आएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो फाइनली ये फॉर्मूला हमारा होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट अ पॉइंट on its axis at a distance x from its center, and the direction of this magnetic field will be along the axis। अगर मैंने इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से जो ली हुई है, अगर करंट की डायरेक्शन पलट देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, बट जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलोंग दी एक्सिस ही होगा, या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। वो डिपेंड करता है कि करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब एक चीज सामने आती हमारे लास्ट में कि अगर ये जो पॉइंट है ये x की वैल्यू को अगर हम डिक्रीज करते चलें, x की वैल्यू को डिक्रीज करते 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 ये पॉइंट हमारा अगर ये सीधे सेंटर में आ जाता है तो उस स्थिति में ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा एट द सेंटर, इसके सेंटर पर आने का मतलब साफ है। x की वैल्यू को 0 रखिए और आप स्वयं देखेंगे यहां x की वैल्यू को 0 रखने पर B सेंटर आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i अपॉन a, ये एट द सेंटर होगा। ठीक है, ये कहाँ पर होगा? एक्सिस के किसी भी पॉइंट P पर होगा, और ये कहाँ पर होगा? एट सेंटर। थैंक यू।